नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसका अगला वीडियो है और इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। आज के वीडियो में बात करेंगे धातु और उनके उपयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। देखिए आज का पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 36 तक के प्रश्न अपलोड कर दिए हैं, तो साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट को ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। देखिए आज का पहला प्रश्न, पारे का किसी अन्य धातु के साथ मिश्रण कहलाता है। जब पारा है वो किसी धातु के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो अमलगम का निर्माण करता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा कि पारा किसी धातु के साथ अभिक्रिया करके अमलगम का निर्माण करता है। किस धातु को छोड़ करके, Fe धातु को छोड़ करके पारा अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाता है। इसीलिए पारे को किस धातु के बने पात्र में रखते हैं, तो लोहे से बने पात्र में मरकरी को या पारे को रखा जाता है। ये Fe के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। प्रश्न संख्या 38 देखिए, डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? तो मैग्नीशियम का अयस्क होता है डोलोमाइट। मैग्नीशियम का अयस्क कौन सा है? डोलोमाइट होता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 देखिए, लोहे के निम्नलिखित में से किस रूप में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है? तो लोहे के किस रूप में होती है? तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट रहेगा। डलवा लोहा है, उसमें कार्बन की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। लोहे का कौन सा रूप है जिसमें कार्बन की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है? तो डलवा लोहा है, उसमें कार्बन की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। प्रश्न संख्या 40 देखिए, उजला थोथा व्हाइट विट्रोल किस रासायनिक पदार्थ का साधारण या प्रचलित नाम है? तो उजला थोथा के नाम से किसे जाना जाता है? तो जिंक सल्फेट को किसके नाम से जाना जाता है? उजला थोथा के नाम से जाना जाता है। ZnSO4 को उजला थोथा या व्हाइट विट्रोल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 41 की बात करें, साल्ट पीटर किस धातु का अयस्क है? साल्ट पीटर है वो किस धातु का अयस्क है? तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट रहेगा। सोडियम का अयस्क कौन सा है? साल्ट पीटर। सोडियम का अयस्क कौन सा हो जाएगा? साल्ट पीटर होता है। प्रश्न संख्या 42 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक है वो सुमेलित नहीं है, एक तरफ धातु दूसरी तरफ उसके अयस्क दिए गए हैं। तो देखिए पोटेशियम का अयस्क बोरेक्स नहीं होता है। पोटेशियम का अयस्क बोरेक्स नहीं होता है, यही ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। पारे का अयस्क क्या होता है? तो पारे का अयस्क सीने बार होता है। बिल्कुल राइट बात है। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है, ये भी सही है। तांबे का अयस्क क्या होता है? एजुराइट होता है, ये भी राइट है। जबकि पोटेशियम का अयस्क है वो बोरेक्स नहीं होता है। प्रश्न संख्या 43 देखिए, सार धातुओं की संयोजकता कितनी होती है? कौन सी धातु है? तो सार धातु है, उनकी संयोजकता कितनी होती है? तो 1 होती है। सार धातुओं की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। प्रश्न संख्या 44 की बात करें, डच धातु का उपयोग किस में होता है? कौन सी धातु है? डच धातु का उपयोग किस में किया जाता है? तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट रहेगा। सस्ते आभूषण बनाने में डच धातु का उपयोग किया जाता है। डच धातु का उपयोग किस में करते हैं? सस्ते आभूषण बनाने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 45 देखिए, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि उनमें निम्न में से किसका अंश होता है? चॉकलेट में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लेड पाया जाता है। चॉकलेट में लेड पाया जाता है, जिसके कारण वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। कुछ मात्रा में लेड की मात्रा इसमें पाई जाती है। प्रश्न संख्या 46 देखिए, इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन को क्या कहते हैं? यानी इस्पात या आयरन पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? यसद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? यसद लेपन कहते हैं।
या इसी को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। इस्पात या आयरन की वस्तु पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की क्रिया को यसद लेपन या गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 47 देखिए, निम्न में से वाटर ग्लास के नाम से किसे जाना जाता है। वाटर ग्लास के नाम से किसे जाना जाता है, तो टेफ्लॉन को वाटर ग्लास के नाम से जाना जाता है। टेफ्लॉन को किस नाम से जानते हैं, वाटर ग्लास के नाम से जाना जाता है। किसको, टेफ्लॉन को। प्रश्न संख्या 48 देखिए, गियर्स और बेरिंग्स के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस ताम्र मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। गियर और बियरिंग के निर्माण में किस मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा, गन मेटल के बनाए जाते हैं। गियर और बेरिंग है वो किसके बनाए जाते हैं, गन मेटल के बनाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 49 देखिए, इस्पात को पिघलाने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता है, तो एलडी, काल्डो और डुप्लेक्स, इन तीनों विधियों का प्रयोग किसके पिघलाने में किया जाता है, इस्पात को पिघलाने में किया जाता है। उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एलडी विधि, काल्डो विधि, डुप्लेक्स विधि का प्रयोग इस्पात को पिघलाने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 50 देखिए, निम्नलिखित धातुओं पर विचार कीजिए। प्लेटिनम, स्वर्ण, तांबर और सीसा दिया गया है, इनके घनत्व का सही आरोही क्रम कौन सा होगा। तो देखिए, सबसे कम घनत्व प्लेटिनम का होता है, 1 नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे सोने का है, 3 नंबर पर तांबे का है। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, सीसे का होता है। 1 2 3 4 ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा कि सबसे अधिक घनत्व किस धातु का है, तो सीसे का सबसे अधिक घनत्व है और प्लेटिनम का सबसे कम घनत्व है, और ये क्रम इसके आरोही क्रम में व्यवस्थित है। प्रश्न संख्या 51 देखिए, अमलगम में रहता है। अमलगम में क्या रहता है, तो अमलगम किससे बनता है, मरकरी से बनता है, और मरकरी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Hg होता है। मरकरी या पारे का चिन्ह क्या होता है, Hg होता है, और Hg धातु के साथ अभिक्रिया करके अमलगम का निर्माण करता है, सिवाय Fe को छोड़ करके। Fe के साथ Hg अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए मरकरी को लोहे के पात्रों में सुरक्षित रखा जाता है। प्रश्न संख्या 52 देखिए, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी तांबे के अयस्क है, वह कौन सा है। एक को छोड़कर के सभी क्या है, तांबे के अयस्क है। तो क्यूपराइट तांबे का अयस्क है, कॉपर पाइराइट्स भी तांबे का अयस्क है, और मेलेकाइट भी क्या है, तांबे का अयस्क है। जबकि पारे का अयस्क होता है सीनेबार। पारे का अयस्क क्या होता है, पारे का अयस्क होता है सीनेबार। पारे का अयस्क क्या होता है, सीनेबार होता है। ऑप्शन 2 है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये तांबे का अयस्क नहीं है। बाकी क्यूपराइट है, कॉपर पाइराइट और मेलेकाइट, ये क्या है, तांबे के अयस्क है। प्रश्न संख्या 53 की बात करें, पृथ्वी के भूपटल में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो पृथ्वी के भूपटल में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है या सर्वाधिक पाई जाती है, तो एल्यूमिनियम है वो पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 54 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा तत्व हो जाएगा, तो लोहा है वो तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। Fe क्या करता है, तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। प्रश्न संख्या 55 देखिए, फोटोक्रोमेटिक ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है। किसमें, फोटोक्रोमेटिक ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। फोटोक्रोमेटिक ग्लास में कौन सा पदार्थ होता है, तो AgBr होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। प्रश्न संख्या 56 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक खनिज नहीं है। कौन सा खनिज नहीं है, स्लेट है वो खनिज नहीं है, लाइमस्टोन खनिज है, कैल्साइट खनिज है,
कोल भी खनिज है, लेकिन स्लेट है वो खनिज नहीं है। ऑप्शन 1 है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 की बात करें, स्वर्ण की शुद्धता को किस इकाई से व्यक्त किया जाता है? तो सोने की शुद्धता को किस में मापते हैं? कैरेट में मापा जाता है। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है, जिसमें 100% सोना होता है। जबकि जो आभूषण बनाए जाते हैं वो 18 कैरेट के बनाए जाते हैं, जिसमें 75% सोना होता है और 25% अन्य धातुएं मिलाई जाती है। प्रश्न संख्या 58 की बात करें, अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? अधिकतर जो चट्टान और खनिज है उसमें किस तत्व की बहुलता होती है? तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा, सिलिकॉन की बहुलता होती है। अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? तो सिलिकॉन की बहुलता होती है। प्रश्न संख्या 59 देखिए, बाजार में बिकने वाला 18 कैरेट के मानक स्वर्ण में होता है। 18 कैरेट में सोना कितना होता है? तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। 18 भाग तो सोना होता है, 6 भाग अन्य धातुएं होती है, यानी 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, जबकि जो 18 कैरेट है उसमें 18 भाग सोना होगा और 6 भाग क्या होगी? अन्य धातुएं होगी। ऑप्शन 2 है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 देखिए, कौन सी सबसे भारी धातु है? तो सबसे भारी धातु का नाम आता है तो ओसियम का नाम आता है। किसका नाम आता है? सबसे भारी धातु में ओसियम का नाम आता है। जबकि यहाँ ऑप्शन में ओसियम नहीं है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा, सोना है वो सबसे भारी धातु है। इन 4 ऑप्शन में सबसे भारी धातु कौन सी हो जाएगी? सोना हो जाएगी। प्रश्न संख्या 61 देखिए, संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा संचायक जो बैटरियां हैं उनमें शीशे का प्रयोग किया जाता है। कौन सी बैटरियों में? संचायक बैटरियों में किसका प्रयोग करते हैं? शीशे का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 62 देखिए, वह धातु जो कुछ समय तक हवा में खुली पड़ी रहने पर उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन जाती है, वह धातु कौन सी है? तो कॉपर है। कॉपर पर हरे रंग की परत जम जाती है। वह धातु जो कुछ समय तक हवा में खुली पड़ी रहने पर उस पर कार्बोनेट की परत बन जाती है, वह धातु कौन सी हो जाएगी? कार्बोनेट की परत जमने वाली, तो वो कॉपर हो जाएगी। कॉपर का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Cu होता है। प्रश्न संख्या 63 की बात करें, निम्न में से वह धातु जो नीराविशी प्रकार की होती है, वह धातु कौन सी होती है जो नीराविशी प्रकार की है? तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट रहेगा, सोना या गोल्ड। स्वर्ण या गोल्ड है वो नीराविशी प्रकार की धातु है। प्रश्न संख्या 64 देखिए, मरकरी है। मरकरी क्या है? तो मरकरी है वो एक द्रव्य धातु है। मरकरी है वो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ऑप्शन ध्यान में रखना है, धातु है ये। मरकरी क्या है? धातु है। और धातु कैसी है? कमरे के तापमान पर पाई जाने वाली, द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। प्रश्न संख्या 65 की बात करें तो धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को क्या कहा जाता है? धातुओं की पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। जब धातु के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन होने की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। प्रश्न संख्या 66 देखिए, तीव्र शीशा विषाक्तन को कहते हैं। तीव्र शीशा विषाक्तन को क्या कहते हैं? प्लम्बिज्म कहते हैं। प्लम्बिज्म कहा जाता है। ऑप्शन 1 है वो यहाँ पर राइट रहेगा कि तीव्र शीशा विषाक्तन को कहते हैं प्लम्बिज्म कहा जाता है। प्रश्न संख्या 67 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक हीन चालक है? सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? तो
शीशा है वो सर्वाधिक हीन चालक है। सर्वाधिक हीन चालक पदार्थ कौन सा है, कौन सा तत्व है, तो शीशा है वो सबसे हीन चालक है। क्विक सिल्वर नाम है, ऑप्शन प्रश्न संख्या 68 है, क्विक सिल्वर किसका नाम है, तो क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है, तो पारे को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। पारे को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 69 देखिए, विद्युत चुंबक के रूप में निम्न में से किस धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है। विद्युत चुंबक के रूप में निम्न में से किस धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो तांबे का प्रयोग नहीं किया जाता है। लोहा, निकल और कोबाल्ट की वस्तुएं चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो ये चुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे। कॉपर है वो विद्युत चुंबक के रूप में धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है। विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का प्रयोग नहीं करते हैं, तांबे का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 70 देखिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, टंगस्टन का बनाया जाता है, क्योंकि इसका जो गलनांक है वो अत्यधिक होता है। कितना होता है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य इसका तापमान होता है। इस कारण से बल्ब के जो फिलामेंट बने होते हैं वो टंगस्टन के बने होते हैं। काफ़ी बार टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह पूछ लिया जाता है, तो इसका प्रतीक चिन्ह होता है W, और ये इसके लैटिन शब्द वोलेस्टोनाइट से लिया गया है। प्रश्न संख्या 71 देखिए, किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने में उपयुक्त बनाया जाता है, तो क्षारीय मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके, क्षारीय मिट्टी में किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं और फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 72 देखिए, निम्न में से किसके माणिक्य व नीलम ऑक्साइड है। माणिक्य और नीलम है वो किसके ऑक्साइड है, तो ये कॉपर के ऑक्साइड है। कॉपर के ऑक्साइड है वो माणिक्य या नीलम के नाम से जाने जाते हैं। कॉपर के ऑक्साइड माणिक्य और नीलम कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 73 देखिए, चाय या भोजन परोसने वाली ट्रे एल्यूमिनियम की बनी होती है। चाय या भोजन को परोसने वाली जो ट्रे है वो एल्यूमिनियम की बनी होती है तथा रंगीन होती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की तरह की एक सतह बन जाती है जो रंगों को सोखती है। यह क्रिया क्या कहलाती है, तो यह क्रिया एनोडीकरण कहलाती है। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चाय या भोजन परोसने वाली जो ट्रे है वो एल्यूमिनियम की बनी होती है और रंगीन होती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की एक सतह बन जाती है जो रंगों को सोखती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनोडीकरण कहलाती है। प्रश्न संख्या 74 देखिए, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता। विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाला युग्म कौन सा है, तो कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करने वाला जो युग्म है वो है AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। AgNO3 विलयन और कॉपर धातु है वो विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है, AgNO3 और कॉपर धातु की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 75 की बात करें, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व कौन सा हो सकता है, तो यह तत्व कैल्शियम हो सकता है। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है और ये यौगिक है वो जल में विलेय है। यह तत्व कैल्शियम हो सकता है। प्रश्न संख्या 76 देखिए, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि खाद्य पदार्थ के जो डिब्बे होते हैं
उन पर जिंक की बजाय किसका लेप किया जाता है? टिन का लेप किया जाता है। इसका कारण क्या है? टिन की अपेक्षा जिंक है वो अधिक अभिक्रियाशील है। टिन है उसकी अपेक्षा जिंक है वो अधिक अभिक्रियाशील है। इस कारण से खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय किसका लेपन किया जाता है? टिन का लेपन किया जाता है। टिन है वो कम क्रियाशील है, जिंक अधिक क्रियाशील है। प्रश्न संख्या 77 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? कौन सी धातु है जो अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? तो पारद या मरकरी, पारद है, पारा है या मरकरी है, ये अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है। कौन? पारा, मरकरी या पारद है वो अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है। प्रश्न संख्या 78 देखिए, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय है? तो किसके एलॉय होते हैं? तो सीसा और एंटीमनी के एलॉय होते हैं। मुद्रणालय में प्रयुक्त जो टाइप धातु है वो किसके एलॉय होते हैं? सीसा और एंटीमनी के एलॉय होती हैं। प्रश्न संख्या 79 की बात करें, स्लेग यह नाम किसे दिया जाता है? तो गलित कैल्शियम सिलिकेट को स्लेग के नाम से जाना जाता है। गलित कैल्शियम सिलिकेट को किसके नाम से जानते हैं? स्लेग के नाम से जाना जाता है। गलित कैल्शियम सिलिकेट को किसके नाम से जानते हैं? स्लेग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 80 देखिए, सोने पर बिजली से मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला विद्युत लेपन कौन सा है? सोने पर बिजली से मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला विद्युत लेपन है पोटेशियम आयरन साइनाइड। कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम आयरन साइनाइड का विद्युत लेपन किया जाता है। प्रश्न संख्या 81 देखिए, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तांबा है वो किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तांबे का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटन के द्वारा तांबे का शुद्धिकरण किया जाता है। प्रश्न संख्या 82 है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है? सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है? तो इन चारों ऑप्शन में बात करेंगे तो टंगस्टन है। टंगस्टन है वो सर्वाधिक कठोर धातु है। प्रश्न संख्या 83 की बात करें, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? एक्वा रेजिया का प्रयोग करते हैं। अम्लराज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? अम्लराज का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 84 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है? तो वह है कैडमियम। कैडमियम धातु है वो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है। कौन सी धातु है? कैडमियम धातु है वो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है, जबकि पोटेशियम, सोडियम और लिथियम जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। प्रश्न संख्या 85 देखिए, यसद लेपन, गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण क्या होता है? तो लोहे पर जस्ते की या जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? यसद लेपन कहते हैं। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना या जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? यसद लेपन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं या फिर जस्तीकरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 86 देखिए, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? तो स्वर्ण है वो किस पदार्थ में घुल जाता है? एक्वा रेजिया में घुल जाता है, अम्लराज में घुल जाता है।
प्रश्न संख्या 87 देखिए, जर्मन सिल्वर निम्नलिखित धातुएं होती है। जर्मन सिल्वर किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो कॉपर, जेडन, निकल। कॉपर, जिंक और निकल की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? जर्मन सिल्वर कहते हैं। जर्मन सिल्वर किसको कहते हैं? कॉपर, जेडन, निकल। जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण होती है? कॉपर, जिंक और निकल का मिश्रण धातु होती है। कौन? जर्मन सिल्वर। प्रश्न संख्या 88 देखिए, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? तो शीशे के कारण उसके शरीर में जहर फैल जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा कि यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर की सभी गोलियां नहीं निकाली जाती है तो उसके शरीर में जहर किस धातु के कारण फैलेगा? शीशे के कारण फैलता है। प्रश्न संख्या 89 और आज का अंतिम प्रश्न भी है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा है, वो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा है, उसे लोहे का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है।